सोचो आप एक वेबसाइट बना रहे हो और हर बार ड्यू को इधर उधर पुश करने के लिए फ्लेक्स, मार्जिन, पैडिंग, पोजीशन इतना जुगाड़ करना पड़ता है कि पूरा लेआउट हिल जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूँ सिर्फ 2-3 लाइन सीएसएस लिख के आप पूरा पेज का लेआउट न्यूज़पेपर जैसा, गैलरी जैसा या डैशबोर्ड जैसा बना सकते हो। रो भी कंट्रोल, कॉलम भी कंट्रोल और एग्जैक्ट बॉक्स कहाँ आएगा वो भी आप डिसाइड करोगे। यस, ये मैजिक है सीएसएस ग्रिड का। और अगर आपने ग्रिड सही से सीख लिया तो लेआउट बनाना लिटरली गेम बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू साइड बिल्डअप। मैं हूं नितिन और आज आप सीखने वाले हो सीएसएस ग्रिड, जो मॉडर्न वेब डिजाइन का सबसे पावरफुल लेआउट सिस्टम है। आज की वीडियो में आप सीएसएस ग्रिड का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज और रियल एग्जांपल के थ्रू समझोगे ताकि आप प्रोफेशनल लेवल लेआउट बना सको इजीली। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस ग्रिड सिस्टम के बारे में। तो चलिए समझते हैं क्या होता है सीएसएस ग्रिड। सीएसएस ग्रिड एक 2 डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है जो वेब पेज के एलिमेंट को रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज करके हम कॉम्प्लेक्स लेआउट को भी इजीली मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि गैलरी, वेब फॉर्म या वेब पेज स्ट्रक्चर। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी कंटेनर जैसे कि ड्यू को ग्रिड लेआउट में बदल देती है। इसमें एलिमेंट को रो और कॉलम में सेट किया जाता है। ये रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इस प्रॉपर्टी का यूज कॉलम की विड्थ सेट करने के लिए किया जाता है। यह डिफाइन करता है कि ग्रिड लेआउट में कितने कॉलम होंगे और उनकी विड्थ क्या होगी। यह है कुछ इसके वैल्यूज: फिक्स्ड साइज, फ्रैक्शन, ऑटो, रिपीट, मिन मैक्स, ऑटो फिल, ऑटो फिट। तो एक एक करके हम इन वैल्यूज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स्ड साइज। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में जब हम फिक्स्ड साइज जैसे 100px 200px यूज करते हैं तो हर कॉलम की विड्थ फिक्स्ड होगी, ये रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे। इसका मतलब हर कॉलम की विड्थ फिक्स रहेगी, चाहे स्क्रीन छोटी हो या बड़ी। यहाँ देख सकते हैं आप, हमने एक मेन ग्रिड कंटेनर लिया है और इसके अंदर हमने 3 ग्रिड आइटम्स लिए हैं और तीनों का कलर हमने कर दिया अलग अलग। अब इस मेन कंटेनर पर हम ग्रिड सिस्टम अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे और इस क्लॉज को कर लेंगे कॉपी। यहाँ लिखेंगे हम डिस्प्ले ग्रिड। तो हम किसी कंटेनर को ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं डिस्प्ले ग्रिड। तो यहाँ देख सकते हैं अभी कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। जैसे कि हम फ्लेक्स बॉक्स में देखते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने पर वहाँ कंटेनर इनलाइन हो जाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हमको यहाँ कॉलम वाइज सेट करना है तो हमें कॉलम वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो हम डिस्प्ले ग्रिड के जस्ट बाद लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब इस पर हम वैल्यूज देंगे, मतलब हमको कितने कॉलम्स चाहिए। तो अगर हम यहाँ दे देंगे 100px तो यहाँ देख सकते हैं हमारे कॉलम्स 100px के हो गए हैं, लेकिन ये अभी रो वाइज हैं। अगर हम यहाँ कर देते हैं 100px 3 टाइम, तीनों कॉलम 100px के हो चुके हैं। तो इस तरह से हम इनकी फिक्स्ड साइज दे सकते हैं। यहाँ हम इसकी वैल्यू कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ कर देते हैं 200px और इसमें कर देंगे 300px। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट है 100px का, सेकेंड है 200px का और थर्ड है 300px का। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम वैल्यू px में दे रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे, ये एकदम फिक्स्ड साइज होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन छोटी कर रहे हैं या बड़ी, इनकी विड्थ सेम है। इन वैल्यूज का हम यूज तब करेंगे जब ग्रिड लेआउट में एग्जैक्ट फिक्स साइज चाहिए हमको, जैसे कि फॉर्म, फील्ड, आइकन ग्रिड या स्टैटिक कंटेंट ब्लॉक बनाने के लिए। नेक्स्ट वैल्यू है FR। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शन। ये एक ऐसी यूनिट है जो अवेलेबल स्पेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और 1 FR का मतलब होता है टोटल अवेलेबल स्पेस का 1 एरिया। इसका यूज हम रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए करते हैं, जहाँ फिक्स विड्थ के बजाय डायनेमिक स्पेस यूज करना होता है। अब हम कर देंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 3 टाइम 1 FR। अब आप यहाँ देख सकते हैं तीनों कॉलम इक्वल विड्थ से लेंगे। अगर हम यहाँ कर देंगे 2 FR तो यहाँ कॉलम 1 और 3 इक्वल विड्थ लेंगे और कॉलम 2 इसके डबल विड्थ लेगा। तो कॉलम 3 3 गुना विड्थ लेगा और कॉलम 2 2 गुना। और आप देख सकते हैं ये फुली रिस्पॉन्सिव है। नेक्स्ट वैल्यू है ऑटो। ऑटो वैल्यू ऑटोमेटिकली जितना कंटेंट होगा कॉलम उतना ही विड्थ लेगा। अगर हम यहाँ कर देते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ऑटो 3 टाइम तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल विड्थ लेंगे। अब इस पर हम कुछ कंटेंट रख कर देखते हैं।
तो ये देख सकते हैं कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली विड्थ ले रहे हैं, जितना कि कंटेंट है उतना ही ये विड्थ ले रहे हैं। तो ये होता ऑटो वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू है रिपीट। रिपीट फंक्शन के यूज सीएसएस में तब किया जाता है जब हमें कुछ कॉलम या रोज को एक ही पैटर्न में बार बार रिपीट किया जाता है। या हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रिपीट। अब कितने टाइम रिपीट कराना है तो हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 4 कॉलम्स हैं, तो हम कर देंगे 4, 1 FR। इससे ये होगा कि अभी तक हम 1 FR को 4 टाइम लिखते थे, तो 4 टाइम लिखने के बजाय हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिपीट 4, 1 FR। तो यहाँ देख सकते हैं चारों कॉलम इक्वल विड्थ लेंगे। अगर हम यहाँ कर देते हैं 2, 1 FR, तो यहाँ देख सकते हैं एक रो में 2 कॉलम हो गए हैं सेम विड्थ के। अगर यहाँ कर देंगे 3, 1 FR, अगर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं तो एक रो में 3 कॉलम्स आ जाएंगे और 4 कॉलम नेक्स्ट रो में आ जाएगा। इसको हम मिक्स्ड वैल्यू के साथ भी यूज कर सकते हैं। मिक्स्ड वैल्यू के साथ यूज करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे, जैसे कि हमें 2 टाइम रिपीट कराना है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ कर देंगे 200 px और यहाँ कर देंगे 1 FR। तो यहाँ ये हो गया है 2 टाइम 1 FR एंड 200 px। कहने का मतलब ये वाला 1 FR और ये 200 px का, और ये वाला भी 1 FR और ये 200 px का। तो इस तरह से हम मिक्स्ड वैल्यू भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है मिन मैक्स। इसका यूज तब किया जाता है जब आप चाहते हैं कि कॉलम एक मिनिमम साइज से छोटा ना हो लेकिन मैक्सिमम स्पेस तक फैल जाए जब ज़रूरत हो। यहाँ आप देख सकते हैं 4 कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे मिन मैक्स और इसकी विड्थ देते हैं मिनिमम 300 px और मैक्सिमम 1 FR। इसको कॉपी कर लेंगे 1 टाइम और यहाँ कर देंगे इसकी मिनिमम विड्थ 400। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसकी मिनिमम विड्थ है 300 px और इसकी मिनिमम विड्थ है 400 px। अगर इसको हम छोटा करेंगे तो देख सकते हैं ये छोटा नहीं हो रहा है, यहाँ नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है। 300 px इसकी फिक्स्ड साइज हो गई है और इसकी 400 फिक्स साइज हो गई है। अब ये इससे छोटा नहीं होगा, इससे बड़ा हो सकता है। अगर हम व्यू पोर्ट की विड्थ बढ़ा देते हैं तो ये देख सकते हैं 1 FR मैक्सिमम साइज ले रहा है ये भी। तो इस तरह से हम मिन मैक्स वैल्यू दे सकते हैं। इसको अगर हम 2 टाइम और कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये 300 px का लेगा और ये 400 px का। तो यहाँ देख सकते हैं ये 300, 400 और 300, 400 इस तरह से ये साइज लेंगे। इसका यूज मैक्सिमम रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है ऑटोफिल। ऑटोफिल एक CSS कीवर्ड है। इसमें जितने भी कॉलम एक रो में फिट हो सकते हैं ये उतने कॉलम बना देता है, भले ही वो पूरे फिल हो या खाली रहें। इसका यूज हम कुछ इस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रिपीट, इसके बाद हम लिखेंगे ऑटोफिल, फिर कॉमा, इसके बाद लिखेंगे मिन मैक्स वैल्यू और यहाँ कर देंगे 200 px, 1 FR। तो यहाँ देख सकते हैं एक कॉलम मिनिमम 200 px की विड्थ लेगा। अगर हम स्क्रीन की साइज बढ़ाएंगे तो ये एक ही लाइन में फिट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ 200 px की जगह कर देते हैं 100 px तो ये एक ही रो में फिट हो गए हैं और इसमें खाली स्पेस भी दिख रहा है। तो यहाँ हम कर देते हैं बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ देख सकते हैं खाली स्पेस अब दिख रहा है। तो ये एक ही रो में फिट हो जाएंगे मिनिमम 100 px की विड्थ के साथ। 200 px के साथ कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट वैल्यू है ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या करेगा, ऑटो फिल में आप यहाँ स्पेस देख सकते हैं दिख रहा है, लेकिन ऑटो फिट में स्पेस नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ कर देंगे ऑटो फिट। तो ये देख सकते हैं पूरे रो में ऑटोमेटिकली फिट हो चुका है। ये होता ऑटो फिट एंड ऑटो फिल का डिफरेंस। इसमें क्या होता है कि अगर स्पेस ज़्यादा है तो कॉलम्स फैल जाएंगे, अगर स्पेस कम है तो कॉलम ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं कोलैप्स भी हो रहा है और ऑटो फिट भी है। तो अभी तक हमने पढ़ा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के बारे में। अब हम जानेंगे ग्रिड टेम्पलेट रो क्या होता है। हमने जो भी वैल्यूज़ कॉलम में डालकर देखे हैं तो सेम वैल्यूज अब हम रो में डालकर देखेंगे। बेसिकली जो ग्रिड टेम्पलेट रो होता है वो कॉलम की हाइट को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रिड, उसके बाद हमने वहाँ लिखा था ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट्स रोज और यहाँ हम वैल्यू दे देंगे 100 px की। हमने 4 रो बनाए हैं तो हमें 100 px 4 टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमने 3 टाइम 100 px दिया तो तीनों रो की हाइट एडजस्ट हो गई 100 px के हिसाब से।
तो हमने यहाँ 4 टाइम 100 px नहीं लिखा, तो फोर्थ रो कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट है। अगर हम 4 टाइम दे देंगे 100 px तो सभी 100 px की हाइट में एडजस्ट हो जाएंगे। अब इस सेम चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिपीट 4, 100 px। तो यहाँ देख सकते हैं सभी रो की हाइट 100 px की हो गई है। हम इसको कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, 100 px, 200 px, 300 px और लास्ट वाले को कर देते हैं 50 px। तो ये देख सकते हैं 100 px का होगा, ये 200 का, और ये 300 px का, और ये 50 px का। इस तरह हम डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं। और ये अभी फिक्स्ड वैल्यू के साथ है तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम fr में वैल्यू देंगे। तो यहाँ कर देंगे रिपीट 4, 1 fr। तो अभी इसमें भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कंटेंट के हिसाब से अपनी हाइट को मैनेज किया हुआ है। अगर हम कंटेंट बढ़ाएंगे तो इसकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसको कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 fr, 2 fr, 4 fr एंड 6 fr। तो देख सकते हैं अगर हम डिफरेंट वैल्यू डालेंगे तो इसकी हाइट इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट वैल्यू है ऑटो। अगर हम यहाँ कर देंगे रिपीट और 4, ऑटो, तो देख सकते हैं यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऑटो का मतलब होता है कि वो कंटेंट के हिसाब से अपनी साइज इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो यहाँ अगर हम कंटेंट बढ़ाएंगे तो इसकी साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब हम देखेंगे मिन मैक्स वैल्यू के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे मिन मैक्स और ब्रैकेट के अंदर 100 px, ऑटो। इसको हम लिखेंगे 4 टाइम। तो हमने यहाँ सेकेंड में कर दिया 200 px ऑटो। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा पहला रो होगा तो उसकी हाइट मिनिमम 100 px की होगी। और ऑटो का मतलब होता है कि जितना भी हम कंटेंट उसके अंदर ऐड करते जाएंगे तो वो उतनी हाइट इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन ये स्टार्ट होगा 100 px साइज से ही, और इसी तरह सेकेंड वाला स्टार्ट होगा 200 px साइज से, और थर्ड वाला 300 px से, और फोर्थ वाला 400 px से। तो इस तरह से हम यूज करते हैं मिन मैक्स। अब हम देखेंगे ऑटो फिल वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे रिपीट और ऑटो फिल। इसके बाद हम देंगे मिन मैक्स वैल्यू। मिनिमम वैल्यू होगी 100 px की और मैक्सिमम देंगे 1 fr। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो हमने यहाँ सभी रोज के लिए मिनिमम 100 px की हाइट सेट कर दिया है और मैक्सिमम 1 fr। 1 fr का मतलब जितना भी हम कंटेंट डालेंगे उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन मिनिमम रहेगा 100 px की वैल्यू। यहाँ आप देख सकते हैं इसने 100 करके 400 तक फिल कर दिया है, लेकिन कंटेनर की हाइट है 800 px। तो आप यहाँ देख सकते हैं 400 की स्पेस बचा हुआ है। ऑटो फिल का यूज ग्रिड में जितनी भी जगह है उसको ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हमने यहाँ दिया 100 px, लेकिन सभी का 100 px इसने ले लिया, बाकी जगह इसने छोड़ दिया है। तो ये जगह छोड़ भी सकता है और फिल भी कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑटो फिट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ जगह छुटी हुई है। अब हम यहाँ लिखेंगे ऑटो फिट। तो यहाँ देख सकते हैं पूरे कंटेनर को इसने कवर कर लिया है। ऑटो फिल जगह छोड़ सकता है लेकिन ऑटो फिट जगह नहीं छोड़ता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ग्रिड गैप। ग्रिड गैप प्रॉपर्टी कॉलम और रो के बीच वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल गैप देने के लिए किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं रो और कॉलम के बीच कोई गैप नहीं है। गैप देने के लिए हम यूज करते हैं स्पेशली गैप, और यहाँ लिख देते हैं 20 px। गैप से क्या होगा, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरफ पर करेगा। अगर हम चाहते हैं केवल कॉलम के बीच गैप है तो हम यहाँ लिखेंगे कॉलम गैप। तो देख सकते हैं दोनों कॉलम के बीच 20 px का गैप दिख रहा है। और अगर हमको चाहिए रो के बीच गैप तो हम यहाँ लिखेंगे रो गैप। तो दोनों रो के बीच 20 px का गैप दिखेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो किसी ग्रिड आइटम के लिए स्टार्टिंग कॉलम, स्टार्टिंग रो, इंडिंग कॉलम, इंडिंग रो डिफाइन करती है। एक तरीके से ये आइटम को ग्रिड में पोजीशन देने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रिड एरिया, उसके बाद रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो इंड एंड कॉलम इंड। हमें किस रो से स्टार्ट करना उसकी वैल्यू देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं स्लैश, हमें किस रो से स्टार्ट करना उसकी वैल्यू देते हैं। उसके बाद स्लैश यूज करते हैं, फिर कॉलम स्टार्ट की वैल्यू देते हैं, फिर स्लैश, फिर रो इंड की वैल्यू देते हैं। आइटम किस रो में इंड होगा उसकी वैल्यू देते हैं, फिर स्लैश यूज करते हैं, और आइटम किस कॉलम में इंड होगा उसकी वैल्यू देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमने लिया एक ग्रिड कंटेनर और उसके अंदर हमने एक ग्रिड आइटम लिया है। अब इस पे हम रो और कॉलम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, यहाँ लिखेंगे रिपीट 4, 50 px का एक सेल होगा,
मतलब कि 1 सेल 50 px का बनेगा। इन दोनों की हेल्प से हमने एक ग्रिड सिस्टम बना लिया है जिसमें 4 कॉलम और 4 रो होंगे 50-50 px के। अभी आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रिड रेडी है। आप यहाँ देख सकते हैं 4 रो है और 4 कॉलम। अब मैं चाहता हूँ कि जो ग्रिड आइटम है, तो आप अभी देख सकते हैं ये ग्रिड आइटम इस पोजीशन पे है। तो हम चाहते हैं इस ग्रिड आइटम को इस पॉइंट से स्टार्ट करें और यहाँ तक जाए और उसके बाद यहाँ पर एंड कर दें। तो कुल मिलाकर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम से स्टार्ट करें और 4 नंबर के रो पे एंड करें और कॉलम के ही 4 नंबर पे एंड करें। तो आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे, जब हम आइटम को प्लेस करते हैं तो काउंट इस तरफ से करते हैं। हम बॉक्स को काउंट नहीं करते, हम लाइंस को काउंट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लाइन काउंट ऑलरेडी है 1 2 3 4 5। ये हमारे रो की हो गई और ये कॉलम्स की हो गई 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें अगर इस आइटम को इस पोजीशन पर लाना है तो हम लिखेंगे रो पे 1 एंड 2, तो ये आइटम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कॉलम 2 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये कॉलम 2 हो गया 1 2, तो यहाँ से आ जाएगा। और हम दोनों में 2 पोजीशन देंगे तो ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। और उसके बाद हम इंड कहाँ करना चाहते हैं 4 पे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ जाएगा। और इसी तरह 1 2 3 4 हम 2 से देंगे तो 4 तक जाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगा। तो आइटम कुछ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक प्लेस होगा। आइए करके देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ग्रिड एरिया, तो हम सबसे पहले देंगे रो की वैल्यू। तो हम 2 से स्टार्ट करना चाहेंगे तो लिखेंगे 2 और इसके बाद स्लैश यूज़ करेंगे, फिर 2 फिर स्लैश। हमने रो को 2 से स्टार्ट किया है, कॉलम को भी हमने 2 से स्टार्ट किया है। अब हम इंड करेंगे रो को 4 पे और कॉलम को भी इंड करेंगे 4 पे। तो यहाँ लिखेंगे 4/4। देख सकते हैं जो ग्रिड आइटम है वो दिए हुए पोजीशन पर प्लेस हो गया है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ हमने दिया वैल्यू 2, ये हमारे रो की वैल्यू है, तो हमने यहाँ दिया 2। यहाँ आप देख सकते हो रो हमारा कुछ इधर होता है, ये हो गया 1 2, ये यहाँ पे आ गया खिसक के। उसके बाद हमने कॉलम पे दिया 2, तो कॉलम हमारा कुछ इस तरफ होता है, तो यहाँ से यहाँ आ गया, ये 2 वाले पोजीशन से स्टार्ट हो गया है। इसके बाद रो इंड पे दिया हमने 4, तो यहाँ रो इंड हो रहा 4 पे, तो 1 2 3 4 यहाँ तक आ गया। उसके बाद हमने कॉलम भी इंड किया है 4 पे, तो यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 यहाँ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस ग्रिड आइटम को 1 से स्टार्ट करूँ, मतलब 4 इंड पे ही होना चाहिए, लेकिन मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब कॉर्नर से। तो यहाँ मैं लिखूँगा 1। ये देखिए हमने रो स्टार्ट पे दिया 1, तो 1 रो से स्टार्ट हो गया है। हम कॉलम को भी दे देते हैं 1, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा इस कॉर्नर से स्टार्ट होके 4 इंड तक जा रहा है। तो इस तरह से हम किसी ग्रिड आइटम को ईजिली प्लेस कर सकते हैं ग्रिड एरिया के अंदर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ग्रिड आइटम को नाम देकर आसान और रीडेबल तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे ग्रिड कंटेनर। तो हम एक कंटेनर नाम का क्लास बनाएंगे, इसके अंदर हम एक हेडर डिफाइन करेंगे, लिखेंगे हेडर क्लास, और इसके अंदर लिखेंगे हेडर, और इसके अंदर लिखेंगे हेडर। अब इसके बाद लिखेंगे साइड बार। नेक्स्ट होगा कंटेंट के लिए, इसके अंदर है हेडर, साइड बार, कंटेंट एंड फुटर। हमने यहाँ क्लास और उसके अंदर कंटेंट दिया है, लेकिन हमने अभी इसका नाम डिफाइन नहीं किया, तो हम इसका नाम डिफाइन करेंगे ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो सबसे पहले हम हेडर का नेम रख देते हैं ग्रिड एरिया के थ्रू। तो यहाँ लिखेंगे ग्रिड एरिया और इसका नेम होगा हेडर। इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड और इसके टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट। पैडिंग दे देते हैं 20 px की और टेस्ट कर देंगे सेंटर। तो यहाँ देख सकते हैं आप हेडर बनकर रेडी है। इसी तरह हम सभी सेक्शन का नाम डिफाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ कर देंगे साइड बार और यहाँ भी साइड बार, यहाँ कर देंगे कंटेंट, यहाँ भी कंटेंट, यहाँ फुटर और यहाँ भी फुटर। सबका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो इसका कर देते हैं ग्रीन, इसका कर देंगे येलो और इसका कर देंगे ब्लू। यहाँ हमने सबका ग्रिड नेम डिसाइड कर लिया है, हेडर, साइड बार, कंटेंट एंड फुटर, और हमने सब में बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट लाइन सेंटर और पैडिंग दे दिया है। तो अभी कुछ ये ऐसा दिख रहा है। अब इसका प्रॉपर हम ग्रिड लेआउट रेडी करेंगे।
तो हम यहाँ लिखेंगे कंटेनर, यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड। अब रो और कॉलम डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1FR एंड 3FR। रो भी डिफाइन कर लेते हैं। लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज, यहाँ लिखेंगे ऑटो 1FR ऑटो। अब इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। तो यहाँ लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हेडर हेडर। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने रो में दिया 1FR एंड 3FR, तो मतलब इसके 2 कॉलम बनेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा हेडर हेडर, तब जाके ये रो की पूरी विड्थ लेगा। इसी तरह हम लिखेंगे साइड बार और कंटेंट के लिए, और इसी तरह हम लिखेंगे फुटर के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। हम यहाँ दे देंगे गैप 10px का, तो आपको यहाँ इन सब के बीच 10px को गैप देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं साइड बार लेफ्ट में है। अगर इसको हम राइट में दिखाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे साइड बार, तो हम कंटेंट को कर देंगे पहले। तो यहाँ देख सकते हैं ये कंटेंट बन गया, ये साइड बार, लेकिन कंटेंट की विड्थ अभी कम है। तो हम यहाँ कर देंगे उल्टा। तो यहाँ हम कर देंगे इसको 3FR और इसको कर देंगे 1FR। तो यहाँ देख सकते हैं कंटेंट एरिया 3 गुना स्पेस लेगा और साइड बार 1। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये 2 कॉलम से मिलकर बना है। ये 3FR का है, ये 1FR का, ये भी 3FR का, ये भी 1FR का, ये वाले एरिया 3FR का और ये 1FR का। तो इस तरीके से ये लेआउट बना है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम तब करते हैं जब हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेआउट डिजाइन करना होता है। ये कॉम्प्लेक्स लेआउट को थोड़ा इजी भी कर देता है ताकि इसका मेथड रीडेबल हो और ये आसानी से मैनेज भी हो सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जस्टिफाई आइटम्स। जस्टिफाई आइटम प्रॉपर्टी का यूज हॉरिजेंटली अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ये प्रॉपर्टी ग्रिड कंटेनर के आइटम पर एक साथ अप्लाई होती है। जी जस्टिफाई आइटम प्रॉपर्टीज़ के कुछ वैल्यूज हैं। पहला स्ट्रेच, यह डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। उसके बाद स्टार्ट, सेंटर एंड इंड। तो हम सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे, इसके अंदर हम आइटम्स लेंगे। इसका नेम है आइटम 1 और इसका नाम है आइटम 2। हमने दोनों की क्लास सेम रखा है। यहाँ लिखेंगे आइटम, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर कर देंगे वाइट और पैडिंग कर देंगे 10px की। अब हम कंटेनर को बनाएंगे ग्रिड। तो यहाँ लिखेंगे कंटेनर। अब इसमें हम कुछ कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो यहाँ लिखेंगे रिपीट 2,300px और यहाँ कर देते हैं गैप 10px का। यहाँ देख सकते हैं आप। अब मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 कॉलम क्रिएट हो चुका है और दोनों में एक एक आइटम्स हैं। अब इसको हम अलाइन करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं आइटम फुल कॉलम में डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी इस पर हम लिखेंगे जस्टिफाई आइटम्स स्ट्रेच। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। जस्टिफाई आइटम हॉरिजेंटली अलाइन करने के लिए होता है। तो अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, मतलब ये स्टार्ट पॉइंट पे है। अब इसको हम कर देंगे सेंटर। तो यहाँ देख सकते हैं कॉलम के सेंटर पे आ चुका है। अब इसको हम कर देंगे इंड। तो यहाँ देख सकते हैं कॉलम के राइट साइड अलाइंड हो चुके हैं। तो ये होती है जस्टिफाई आइटम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम प्रॉपर्टी किसी भी आइटम को वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जस्टिफाई आइटम हॉरिजेंटली अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ हम सबसे पहले कंटेनर की हाइट डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हाइट 400px। अभी आप देख सकते हैं ये जो आइटम है ये पूरे कंटेनर को कवर कर रहा है। अब हम यूज़ करेंगे अलाइन आइटम्स। तो सबसे पहले स्ट्रेच, इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट वैल्यू है स्टार्ट। तो देख सकते हैं ये टॉप पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये अभी स्टार्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट है सेंटर, ये मिडिल में शो हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कंटेनर के सेंटर पोजीशन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट है इंड। तो देख सकते हैं ये कंटेनर के बॉटम पे है, मतलब अपने इंड पोजीशन पे। तो इस तरह से हम इसको वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लेस आइटम्स। प्लेस आइटम एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है CSS ग्रिड की।
जो जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम दोनों को एक साथ सेट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं यह है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस आइटम, उसके बाद अलाइन आइटम की वैल्यू देते हैं, उसके बाद हम जस्टिफाई आइटम की वैल्यू देते हैं। इसके कुछ वैल्यूज होते हैं। स्ट्रेच होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, स्टार्ट, सेंटर और इंड। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, ये देख सकते हैं ये मेन कंटेनर है, इसके अंदर 2 आइटम्स हैं और हमने यहाँ 2 कॉलम बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 कॉलम्स दिख रहे हैं। अभी आइटम बाय डिफ़ॉल्ट फुल कंटेनर को कवर कर रहे हैं। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे प्लेस आइटम। सबसे पहले कर देते हैं स्ट्रेच। तो स्ट्रेच डिफ़ॉल्ट वैल्यू होते हैं इसलिए कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है स्टार्ट। तो हमने अलाइन आइटम में भी स्टार्ट दे दिया और जस्टिफाई में भी स्टार्ट दे दिया है। तो अभी देख सकते हैं आइटम इस कॉर्नर पर दिख रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं सेंटर, तो ये टॉप के सेंटर में दिखेगा और इसको कर देंगे इंड, तो ये टॉप के इंड में दिखेगा। अगर हम इसको कर देंगे सेंटर सेंटर तो ये सेंटर में आ जाएगा, और अगर सेंटर स्टार्ट कर देंगे तो सेंटर के स्टार्ट पॉइंट पे आ जाएगा। और इसी तरह सेंटर इंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सेंटर के इंड में आ गया है, और इस तरह से हम इसको इंड और इंड वैल्यू भी दे सकते हैं, तो ये एकदम बॉटम के कॉर्नर पे आ जाएगा। और अगर कर देंगे इंड स्टार्ट तो ये यहाँ दिखेगा। अगर हम कर देते हैं इंड और सेंटर तो ये बॉटम के सेंटर में दिखेगा। तो इस तरह से हम इनर आइटम को प्लेस आइटम की हेल्प से कहीं भी अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिव ग्रिड विथ मिन मैक्स। मिन मैक्स CSS ग्रिड का फंक्शन है जो कॉलम के लिए मिन और मैक्सिमम विड्थ डिफाइन करता है किसी कॉलम या रो के लिए। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि फिक्स्ड आइटम कम से कम विड्थ लें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर स्पैंड हो पूरे स्पेस में। सबसे पहले आइटम को स्टाइल करेंगे, तो यहाँ कर देंगे बैकग्राउंड कलर रेड, कलर कर देंगे वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 20 px, फॉन्ट साइज 1.2 रेम। अब हम रो और कॉलम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कंटेनर। सबसे पहले लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड, अब लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, रिपीट 3 कॉमा। अब यहाँ देंगे मिन मैक्स वैल्यू, मिनिमम देंगे 150 px और मैक्सिमम 1 fr। मतलब कि हम चाहते हैं हमारा एक कॉलम कम से कम 150 px का हो और ज़रूरत पड़ने पर उससे ज़्यादा एक्सपेंड हो सके, इसलिए हमने यहाँ लिखा 150 px, 1 fr। यहाँ हम गैप दे देते हैं 10 px का और पैडिंग दे देते हैं 10 px की। अब आप यहाँ देख सकते हैं तीनों कॉलम इक्वल साइज के हैं। अगर हम स्क्रीन छोटी करेंगे तो ये मिनिमम 150 px के हो जाएंगे, लेकिन उससे छोटा नहीं होंगे। यहाँ देख सकते हैं इससे कम नहीं होगा। मैं इसकी साइज़ बढ़ाकर भी दिखा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 250। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 250 px से कम नहीं होगा। नीचे आप स्क्रॉल बार देख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इससे ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन 250 px से कम नहीं होगा। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव मिन मैक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑटो फिट एंड ऑटो फिल। ऑटो फिट अगर कंटेनर में ज़्यादा स्पेस हो तो ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देता है, इवन ग्रिड आइटम अवेलेबल नहीं है तब भी। और ऑटो फिल खाली कंटेनर को श्रिंक कर देता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर 3 आइटम्स हैं। आइटम को हमने स्टाइल कर लिया है और कंटेनर को हमने ग्रिड बना लिया है। इसमें हमने गैप दिया 10 px का, पैडिंग 10 px का और बैकग्राउंड कलर ग्रे। तो अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ऑटो फिल। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, यहाँ कर देंगे रिपीट, यहाँ लिखेंगे ऑटो फिल, इसके बाद मिन मैक्स वैल्यू देंगे, मिनिमम 150 px का और मैक्सिमम 1 fr। तो ऑटो फिल ने क्या किया, एक रो में सभी आइटम को फिल कर दिया है और बाकी स्पेस इसने छोड़ दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और अगर स्क्रीन छोटी करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑटो फिट। ऑटो फिट ने क्या किया, इसने फुल रो को कवर कर लिया है, इसने स्पेस नहीं छोड़ा है। तो ये होती है प्रॉपर्टी ऑटो फिट एंड ऑटो फिल की। तो दोस्तों ये था CSS ग्रिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब आप इजीली रो और कॉलम के थ्रू किसी भी टाइप का लेआउट बना सकते हो, चाहे पोर्टफोलियो, गैलरी हो या फुल वेबसाइट स्ट्रक्चर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है कोडिंग का ज्ञान सिंपल और प्रैक्टिकल स्टाइल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, बिल्ड करते रहो। थैंक यू।